बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। सर्विलेंस क्या है, उनके टाइप्स क्या है, सर्विलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ सिस्टम या एपिडेमियोलॉजी के अंदर, ये हम आज पढ़ेंगे। डिफाइन द सर्विलेंस एंड पर्पस ऑफ सर्विलेंस, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, discuss the conceptual framework and component of surveillance system, identify nurses role in surveillance। सर्वेलेंस क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज़ एन ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डेटा फॉर यूज इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो एक हमारे पास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, फिर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम जो है सर्विसेज को प्लान करें, इम्प्लीमेंट करें और एवैल्यूएट करें पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस। यानी जितनी भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बनते हैं, जितनी भी हमने पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो हम किस चीज़ पे करते हैं? डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के बेस पे करते हैं। और इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्विलेंस कहते हैं। तो सर्विलेंस हमारे पास क्या है? सर्विलेंस एक हमारे पास क्या है? सिस्टम के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में डेटा कलेक्शन करना और फिर इस डेटा को यूटिलाइज़ करना, उसके मुताबिक फिर जो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देना, ये हमारा क्या है? ये हमारा सर्विलेंस है। तो सर्विलेंस फ्रॉम एबव एंड विल मीन टू वॉच, मतलब ये है कि डिजीज़ वगैरह को देखना, हेल्थ आउटकम्स को देखना कि हेल्थ में हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, डिजीज़ में कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, डिजीज़ की जो आउटब्रेक है वो इंक्रीज़ होती जा रही है टाइम के साथ या डिक्रीज़ होती जा रही है, कब कौन सा डिजीज़ ज़्यादा होता है और कौन सा डिजीज़ किस सीज़न में ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का अंदाज़ा हमें सर्वेलेंस से लग जाता है। अब फंक्शन उसका क्या है? इसमें हमें जब हम सर्वेलेंस करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, तो फिर हमें क्या, उससे क्या फ़ायदा होगा? अर्ली वार्निंग ऑफ पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। तो हमें डिजीज़ के बारे में पहले से पता चल जाएगा। यानी कि हम अगर क्लोजली एक डिज़ीज़ को देखेंगे, हमने सर्वेलेंस को क्या किया? वॉच फ्रॉम अबव। अगर हम डिज़ीज़ को क्लोजली देखेंगे, हम कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से हमें डिज़ीज़ के ट्रेंड का पता चलेगा। हमें डिज़ीज़ आएगा तो हमें पहले से अंदाज़ा होगा। फिर हम इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग डिजीज़ स्पेसिफिक भी होता है या मल्टी डिजीज़ प्रोग्राम भी होता है। जिस तरह कि टीबी के लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं स्पेसिफिक, या हम जनरली मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। अब फॉर एग्जांपल हम ये डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि उसके मुताबिक फिर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दे सकें। फिर उससे हमें स्टिमुलेटिंग द रिसर्च, हम जो है अगर हम ये काम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें जो गैप होगा, गैप नज़र आएगा, और इस गैप की वजह से फिर हम रिसर्च कंडक्ट करना फिर हम उसके मुताबिक फिर रिसर्च हम कंडक्ट करेंगे। तो रिसर्च के लिए भी ये एक रास्ता है, एक पाथवे है कि अगर हम डेटा कलेक्शन करेंगे, डिजीज़ को देखेंगे, तो उसकी वजह से हम रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें हम रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, जिस तरह हमने सर्वेलेंस पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, तो उसकी एग्जांपल क्या है? अर्ली वार्निंग साइन द CDC मेड द पब्लिक हेल्थ फॉर टेकिंग प्रिवेंशन देयर इज आउटब्रेक ऑफ। तो पहले क्या था कि जब सार्स का आउटब्रेक आया था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट एबोला, तो ये सारे आउटब्रेक आए थे। और उस आउटब्रेक के आने से पहले CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, जो जितनी भी डिजीज़ है उसको ये कंट्रोल करते हैं, उसको देख रहे होते हैं। एक इदारा है, इंटरनेशनल एक इदारा है। तो ये उसने क्या किया? जब ये सार्स आ रहा था, बर्ड फ्लू आ रहा था, इसके आउटब्रेक से पहले उसने उसके वार्निंग साइन उन्होंने लोगों को बता दिए, ताकि लोगों को टाइम पे पता चल जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ये इन केसेस में क्या था? सर्विलेंस की इम्पॉर्टेंस आपको बता रहा है कि इनमें सर्विलेंस की इम्पॉर्टेंस थी, की वजह से क्या हो गया? हमने आउटब्रेक पे काबू पा लिया।
फिर हमारे पास हम सर्विलियंस जो है, हम जो डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन है और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, हम इसको ये जो सारा प्रोसेस करते हैं हम इन दो तरीक़ों से करते हैं। एक हमारे पास एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव सर्विलेंस में हम क्या करते हैं? एक्टिव सर्विलेंस में हम वेरीफाई, इन्वेस्टिगेट, इन्वेडिटेट द डिजीज़ इन द कम्युनिटी एंड टू डिटेक्ट मोर केस इन द कम्युनिटी। हम खुद क्या करते हैं? हम खुद जाके उधर वेरीफाई करते हैं कि हाँ लोगों को ये डिजीज़ है, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और फिर डेटा को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का मतलब यह है कि हम उसी डेटा को दूसरे सेटअप में अप्लाई करते हैं और डिजीज से रिलेटेड, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस मिल जाए। तो एक्टिव सर्विलेंस में क्या है कि हम खुद वेरीफाई और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि आप खुद जाते हैं, आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर ये है टाइमली भी है, उसमें टाइम भी कम लगता है। मोर रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब है कि इस पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं होते, इधर उधर ज़ाया नहीं होते। दूसरा हमारे पास पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस में ये होता है कि हम डेटा को वेरीफाई और वैलिडेट नहीं करते, हम विदाउट वेरिफिकेशन डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट और सेंड करते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका जो इनके एक तरफ जो फ़ायदे हैं, इसके फिर क्या है, नुकसानात है। तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसमें यह है कि डेटा करेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, टाइम पे आप नहीं ले सकेंगे, ये आपसे ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो पैसिव सर्विलेंस के फिर ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। और मोस्टली पैसिव सर्विलेंस को हम किस के लिए करते हैं? गिव यू द इन्फॉर्मेशन यू नीड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। जो फ्यूचर प्लानिंग की आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, तो आप क्या करते हैं, पैसिव सर्विलेंस के थ्रू वो आप कलेक्ट करते हैं। तीसरा आपके पास सेंटिनल सर्विलेंस है। सेंटिनल सर्विलेंस में क्या होता है, इसमें की हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह इन्फेंट मर्टिलिटी है, मेटरनल मर्टिलिटी है। तो इस तरह इंडिकेटर के ऊपर ये क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ये जो सेंटिनल सर्विलेंस है, मतलब इसमें क्या होते हैं, की हेल्थ इंडिकेटर के ऊपर सर्विलेंस किया जाता है। तो ये एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। और इसको हम की हेल्थ इवेंट का मैंने बता दिया कि जिस तरह मेटरनल मर्टिलिटी है, जिस तरह इन्फेंट मर्टिलिटी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मर्टिलिटी है। क्लिनिकल अदर साइड एट विच हेल्थ आर मॉनिटर्ड, जिस तरह क्लिनिक पे हम जो है ना डेटा कलेक्शन करते हैं, केसेस को हम देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो वो भी सेंटिनल सर्विलेंस में आ जाता है। अब सर्विलेंस को हम किस तरह करते हैं, उसके जनरल प्रिंसिपल क्या है, उसके उसूल क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद ये एक हमारे पास क्या है, ये हेल्थ सिस्टम है, ये पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है। हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब पेशेंट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर इस डेटा को हम रिपोर्ट करते हैं, किसको, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को, इसको हम रिपोर्टिंग की जाती है। फिर वो डेटा की रिपोर्ट, वो डेटा को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हमने डेटा दिया होता है वो ग्राफ एंड फिगर्स के फॉर्म में होता है, वो इनको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके मुताबिक वो डेटा को इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं। इंटरप्रिटेशन और एनालाइज के बाद वो फिर डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन के बेस पे ये फीडबैक दे देते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को कि आप ये एक्शन ले लें। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब आपके पास कोविड के केसेस आ रहे थे, तो कोविड में क्या थे, लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना कोविड में, तो लोग हॉस्पिटल जब आ रहे थे तो उससे जो डेटा कलेक्ट हो रहा था, ये किसको कर रहे थे, ये जो पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज है, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, उसको भेज रहे थे, या जो हमारा जो डीजी हेल्थ है उसको भेज रहे थे। वो क्या कर रहे थे, उस डेटा को उन्होंने एनालाइज और इंटरप्रेट किया, फिर उन्होंने डिसीजन लिए। फिर वो डिसीजन क्या कर लिए कि उस डिसीजन को फिर सारे हॉस्पिटल पे उन लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया और उसको एक्शन में ट्रांसलेट कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, एक उसूल होता है सर्विलेंस का कि हम सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है, फिर उस डेटा कलेक्शन के बेस पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन के ऊपर फिर एक्शन लिए जाते हैं। तो सर्विलेंस का ये फ़ायदा है और इसके ये प्रिंसिपल्स है। तो देखो ये एलिमेंट्स है कि इसमें हम फिर पहले क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं हेल्थ इवेंट का। हेल्थ इवेंट को हम पहले डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे कौन सा मसला है, फिर हम तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन और कंफर्मेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्लिनिकल के थ्रू, मतलब एपिडेमियोलॉजी के थ्रू का मतलब ये है कि हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे कि एयर बार्न है, वाटर बार्न है, इस बेस पे। क्लिनिकल का मतलब ये है कि साइन सिम्टम के बेस पे। लेबॉर्ट्री का मतलब ये है कि टेस्ट वगैरह के बेस पे। तो हम फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन लेते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हम एनालिसिस
एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद हम फीडबैक देते हैं, जो वही यहाँ पे मैंने स्टेप बता दिए, ये वही आपके पास क्या है, ये वही स्टेप्स है, ये वाले ये वही स्टेप है। एक को इसको एलिमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। रिस्पांस का मतलब ये है कि हम नेसेसरी एक्शंस लेते हैं और इस एक्शंस के बेस पे फिर क्या हो जाती है, हमें ओवरऑल फ़ायदा हो जाता है। अब ये है जिस तरह हमने बता दिया कि फॉर एग्जांपल जो हमने सर्विलेंस की एग्जांपल बता दी कि जो हमारे पास एबोला का आउटब्रेक आया था, जो हमारे पास सार्स का आउटब्रेक आया था, अभी कोविड का जो आउटब्रेक आया था, तो इस आउटब्रेक में क्या होता है कि क्या फ़ायदा होता है सर्विलेंस का। फॉर एग्जांपल सर्विलेंस अगर ना होता तो क्या होता, अगर सर्विलेंस होता है तो फिर क्या होगा। अब ये मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ़ डेज़ है, मतलब ये कि 1 डेज़ 4 डेज़ 7 डेज़ 10 डेज़, और ये आपके पास नंबर ऑफ़ केसेस है। तो हम नंबर ऑफ़ केसेस को नंबर ऑफ़ डेज़ के अगेंस्ट देखते हैं, तो क्या हो जाता है एक्चुअली कि हमारे पास क्या होता है, आउटब्रेक की डिटेक्शन एंड रिस्पांस विदाउट प्रिपेयर्डनेस। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, कोई सर्विलेंस नहीं किया है, तो क्या होगा आपके पास। फर्स्ट केस हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये डे 5 आ जाता है आपके पास। डे 5 पे आपने फर्स्ट केस डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल वो केस कोविड का था, जो भी था आपने उसको डिटेक्ट किया। फिर फर्स्ट केस यहाँ पे आ गया, सॉरी आपने डिटेक्ट नहीं किया है, फर्स्ट केस यहाँ पे डे 5 पे अपीयर हो गया है अभी, लेकिन आपने यहाँ पे जाके उसको लेट डिटेक्ट किया, मतलब ये कि 17 डेज़ पे आपको जाके पता चला कि ये केस आया हुआ है। फिर जब आपने लेट डिटेक्ट किया तो इसका नुकसान क्या हुआ कि आपने लेट डिटेक्ट किया तो उसका रिस्पांस भी तो लेट आएगा। तो देखो 28 डेज़ पे इसका रिस्पांस आया, तो हमारा प्रोसेस लेट हो गया है। तो हमें कंट्रोल, इतने नंबर ऑफ़ केसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये केसेस तो हमसे चले गए, ये जितने भी जो बकाया केसेस हैं ये तो हमसे चले गए, क्योंकि हमें तो यहाँ पे पता चला, फिर हमने रिस्पांस यहाँ पे दिया, तो हमें ये सारे ये जो आपको सर्कल नज़र आया, ये वाला, इस सर्कल के केसेस को हमने क्या किया, इसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल अगर हम आउटब्रेक को टाइम पे डिटेक्ट कर लें थ्रू सर्वेलियंस, तो क्या होगा हमारे पास। फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपीयर हो गया, डे 2 पे अपीयर हो गया, और आपने उसको अर्ली डिटेक्ट किया, देखो 8 डे पे डिटेक्ट किया। पिछले को आपने किस डेट पे डिटेक्ट किया था, 16 डेट पे। इसको आपने किस डेट पे डिटेक्ट किया, 10 डेज पे, तो मतलब 6 दिन पहले आपने केस को डिटेक्ट किया। तो अर्ली डिटेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ, आपने रैपिड रिस्पांस दिया, मतलब यहाँ पे देखो आपने 14 डेज़ पे रिस्पांस दिया, उधर आपने 28 डेज़ पे रिस्पांस दिया, तो जल्दी रिस्पांस दिया, तो आपके पास पोटेंशियल फॉर केस प्रिवेंशन, तो आपके पास ये सारे केसेस को आप फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अर्ली डिटेक्ट नहीं किया तो आपके पास प्रिवेंशन के चांसेस कम होंगे। तो ये सारे सर्विलेंस का फ़ायदा होता है हमारे पास। अब हमारे पास सर्विलेंस जिस तरह हमने बता दिया, इट्स ऑल अबाउट कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, सारा डेटा के बारे में है। तो डेटा को हम कहाँ से हमें डेटा मिल सकता है, तो मॉर्टिलिटी रिपोर्ट से मिल सकता है, जिस तरह हॉस्पिटल में हम डेथ रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं। मॉर्बिडिटी रिपोर्ट से, जिस तरह हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स होता है कि हमारे पास ओपीडीज में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं। फिर एपिडेमिक रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है, जिस तरह कोविड का एपिडेमिक आया था, जिस तरह डेंगू वगैरह का एपिडेमिक आ जाता है। फिर हमें रिपोर्ट यूटिलाइजेशन से पता चल जाता है कि हमारे पास जो टेस्ट अप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल तो कितने टेस्ट अप्लाई होते हैं और हमारे पास उसमें क्या क्या होता है। फिर एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल जाता है। फिर हमारे पास कुछ इस तरह स्पेशल सर्वे होती हैं, जिस तरह हॉस्पिटल एडमिशंस है, डिजीज़ रजिस्टर्स है, सेरोलॉजिक टेस्ट सर्वे है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑन इन्वाइजर, तो ये डेमोग्राफिक डेटा, इन्वायरमेंटल डेटा, इन सब डेटा से हमें क्या मिल जाता है, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, या जो है डिजीज़ के ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को फिर अप्लाई करते हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर फ्यूचर इंटरवेंशन। तो उसके मुताबिक हम फ्यूचर इंटरवेंशन और एक्शन लेते हैं। इस तरह ये हमारे पास सर्विलेंस फिर जारी रहता है। इसलिए हमने कहा था कि सर्विलेंस इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्टिलिटी से, जितनी भी हमने सोर्स ऑफ डेटा पढ़ी है, ये सारे इनसे जो हम डेटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल
तो ये डेटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हमारे पास सबसे पहले रिपोर्टर डेटा को हम रिपोर्ट कर लेते हैं टू लोकल हेड डिपार्टमेंट। लोकल हेड डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह हमारा डीजी हेल्थ है, हर एक प्रोविंस का अपना डीजी हेल्थ होता है, वहाँ पे हम डेटा रिपोर्ट करते हैं। फिर वो किसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो डेटा रिपोर्ट करते हैं टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। जिस तरह हमारा फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिस उसमें हम उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर वो वाले किसको रिपोर्ट करते हैं, वो CDC को रिपोर्ट करते हैं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसको रिपोर्ट करते हैं। वो के फिर किसको रिपोर्ट करते हैं, WHO को रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा डेटा हमारे बेसिक लेवल से, फॉर एग्जांपल हमारे BHU से, हमारे THC से, हमारे बेसिक कम्युनिटी से डेटा चली जाती है कहाँ पे, WHO तक। तो इसलिए हमें डेटा कलेक्शन में को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा कि जो हमारी डेटा है ये WHO तक जाती है और उसी के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, उसी के बेस पे हेल्थ सर्विसेज प्लान की जाती है, उसी के बेस पे बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की जाती है। तो इसलिए हमने डेटा को करेक्टली कलेक्ट करना है और हमने डेटा की इम्पॉर्टेंस को हमने समझना है कि हमारी डेटा कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है वाइटल स्टेटिस्टिक सर्वेलेंस। तो वाइटल स्टेटिस्टिक किसको कहते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये जो फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी, ये मॉर्बिडिटी, ये सारे ये इसमें मेनली बर्थ और डेथ का जिक्र आता है। ये इसको हम वाइटल स्टेटिस्टिक कहते हैं। वाइटल स्टेटिस्टिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ। तो रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड बेसिक बट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में किस चीज़ की, बर्थ और डेथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्टिलिटी डेटा ओवर अ पास्ट सेंचुरी शो अ डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज। जिस तरह हमने एपिडेमियोलॉजी का ट्रांजिशन पढ़ा कि पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ करते थे, फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थे वो टाइम के साथ साथ कम होना शुरू हो गए, फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गए, तो हमारे पास जो डेथ रेट थी वो कम होना शुरू हो गई। तो जब डेथ रेट कम हो गई तो इसका क्या मतलब है कि हमें किससे पता चला, हमें रिकॉर्ड से पता चला, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था, वो लेबॉर्ट्री में था या वो हमारे पास हॉस्पिटल में था। उस रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जो डिजीज़ जो डेथ रेट है उनमें कमी आना शुरू हो गई है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ अमंग इन्फेंट, लॉन्ग यूज इज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ। जो हमने इंडिकेटर में जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स है उसमें हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट को एज ए इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन कितना हेल्थी है इसका अंदाज़ा हमें इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट से पता चलेगा। अगर किसी पॉपुलेशन के इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी पॉपुलेशन नहीं है, उसके मुकाबले में जिस पॉपुलेशन के इन्फेंट मॉर्टिलिटी कम है। बर्थ डेट यूज टू मॉनिटर एंसिड द प्री टर्म बर्थ रिस्पेक्ट फॉरवर्ड ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम। इस तरह बर्थ डेटा भी हम मालूम कर सकते हैं। बर्थ डेटा से हमें किस तरह पता चलता है, उससे हमें प्री टर्म बर्थ का पता चल जाता है, रिस्क ऑफ बर्थ का पता हमें चल जाता है। तो ये हमारे पास वाइटल स्टेटिस्टिक्स सर्विलेंस है। जब हम डेथ और बर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं उससे हमें डेथ रेट का पता चल जाता है, डेथ के ट्रेंड का हमें पता चल जाता है और इस तरह बर्थ का भी पता चल जाता है। अब इन पाकिस्तान व्हाट इज अवेलेबल फ्रॉम नेशन, इस वेबसाइट को अगर आप खोल लें इसको तो आपको पाकिस्तान के बारे में जो नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ है इस्लामाबाद पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान की वाइटल स्टेटिस्टिक, उसके बर्थ का, उसके डेथ का, इन्फेंट मॉर्टिलिटी, इन सब का आपको पता चल जाएगा। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को जिक्र कर लें। इस तरह हर एक कंट्रीज़ का अपना अपना एक वेबसाइट होता है, अपना वो होता है, उस पर हर एक कंट्री का जो है वो दिया हुआ होता है। इन पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे इज़ कंडक्टेड ईच ईयर एंड पब्लिश्ड बाय, ये जो आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ है, ये हर साल ये क्या करती है, कंडक्ट करती है और पब्लिश करती है। मतलब हर साल इस तरह डेटा कलेक्ट करती है। जिस तरह आप लोग जो है ये जो मरदमशुमारी होती है, मरदमशुमारी तो हर साल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज इस तरह मतलब इतनी नहीं है, इसलिए हम उनको कई सालों बाद करते हैं। फिर तो इस तरह जो है ये जो पाकिस्तान डेमोग्राफी हेल्थ सर्वे किया है ये हर साल कंडक्ट होती है और उसमें हमारे पास बर्थ और डेथ रेट का हमें पता, पूरे पाकिस्तान में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, इसका हमें पता चल जाता है। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि हम सर्विलेंस में डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर इस डेटा को हम रिपोर्ट करते हैं, फिर रिपोर्टिंग के बाद फिर उस डेटा पे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होती है, उस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद हम फिर एक्शन लेते हैं। तो ये डिजीज रिपोर्टिंग
किस तरह होती है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स है। उसमें सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं किसी डिजीज़ के बारे में, फिर हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, फिर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं उसका, फिर हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर मॉनिटर एवेलुएट। एक एक स्टेप को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या है, फिर स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, और फिर एक्शन प्लान हम किस तरह बनाते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह करते हैं, फिर मॉनिटरिंग और एवेलुएशन किस तरह होती है। ये आपके पास पूरा एक साइकिल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर्वेलेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब ये है कि एक साइकिल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जो है इस रिस्क को असेस करते हैं, और फिर पब्लिक हेल्थ जो थ्रेट्स है हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जिस तरह हमने सेकंड स्टेप पढ़ा प्रायोरिटाइजेशन। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, असेस द हेल्थ रिस्क, फिर इसके बाद प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्शन प्लान बनाते हैं। मतलब ये कि हमें कौन कौन से एक्शन करने हैं, फिर उस एक्शन प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्लान कितना कामयाब हो रहा है या नाकाम हो रहा है, हमारे कौन कौन सी डिफिशिएंसीज है, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग के थ्रू हमें उन चीज़ों का पता चल जाता है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि एवेलुएशन आउटकम एंड इम्पैक्ट के उसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारे कवर्ड हो गए कि नहीं कवर्ड हो गए, फिर उसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। तो हम एक साइकिल के थ्रू हम जाते हैं। अब मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें दोनों में डिफरेंस है। मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मॉनिटरिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मॉनिटरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है, एज द कॉन्टेक्स्ट एंड द अब सर्वेलेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे। रिस्पांस सिस्टम रेफर टू रूटीन एंड कंटिन्यूस ट्रैकिंग of the implementation of planned surveillance activity, monitoring the implementation of the plan of action and the overall performance of the surveillance and response system। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने प्लान किए हैं जो एक्टिविटीज़, हम इसको क्या करते हैं, हम उसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक का मतलब है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आया जो हम काम कर रहे हैं वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें उसमें डिफिशिएंसीज तो नहीं है। फिर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह जा रही है, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। जब काम ख़त्म नहीं हुआ है तब हम जब काम को देखते हैं कि हमारा काम किस तरह जारी है, उसको आप मॉनिटरिंग कहेंगे। एक दफ़ा काम हो गया है, फिर उसके बाद आप देखते हैं, उसको आप इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन जो है वो काम के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और काम के एंड तक होता है, लेकिन जो मॉनिटरिंग होता है वो आपके काम के ख़त्म होने से पहले होता है। अब मॉनिटरिंग में ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हम प्रोग्रेस को देखते हैं। इंश्योर दैट द प्लान टारगेट्स आर अचीव इन अ टाइमली मैनर। अब ये देखते हैं कि टाइम पे हर एक चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड अ टारगेट इंडिकेट ऑफ द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम। टाइमलीनेस ऑफ द रिपोर्टिंग, कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्टिंग। फिर हम इसमें देखते हैं कि उसका रिपोर्टिंग का जो टाइम है और उसकी कंप्लीटनेस है वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम में कि कौन कौन से मसले आ रहे हैं, क्योंकि काम के दौरान भी सिस्टम में मसले आ सकते हैं। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रीएडजस्टिंग रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग नीड एंड प्रायोरिटीज़। फिर जो है आप रीएडजस्टमेंट की तरफ भी जाते हैं, मॉडिफिकेशन भी करते हैं। हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम आर हेल्प। तो ये सारे चीज़ें आप किस में करते हैं, मॉनिटरिंग के दौरान आप सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा आपके पास इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में आप एक बात याद रखें कि इसमें आप हमेशा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंस, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव आपके कवर्ड हो गए कि नहीं हो गए, इसको आप इवैल्यूएशन कहते हैं। तो एवैल्यूएशन में क्या करते हैं, इंश्योर दैट द सर्विस सिस्टम मीट द ऑब्जेक्टिव। फिर ऑब्जेक्टिव का जिक्र आ गया कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ एनी चेंज परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसमें भी आप ये करते हैं कि जो मॉनिटरिंग में आप काम करते हैं वो एवैल्यूएशन में भी करते हैं, लेकिन एवैल्यूएशन में जिस तरह मैंने बता दिया कि वो एट द एंड आप करते हैं कि जब काम ख़त्म हो जाता है, और उसमें आप मोस्टली फोकस किसको रखते हैं, आप फोकस रखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को।
तो इसमें इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है कि जो मॉनिटरिंग है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये जो है काम के ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म हो जाता है, और ये जो इवैल्यूएशन है वो काम के ख़त्म होने के बाद ये जो है ख़त्म हो जाता है। एनेबल प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जो आप रिसोर्स एलोकेट करते हैं, फिर प्रोवाइड स्प्लिट फॉर अचीवमेंट एंड फेल्योर इन द सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल आप जब आप प्रोजेक्ट है आपका कोई, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, फिर एट द एंड आप देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में अगर नाकामी है तो किस वजह से है। जिस तरह जो है ऑडिट होता है, हर एक हॉस्पिटल में भी होता है, हर एक इदारे में ऑडिट होती है कि हमने जो काम कर लिया उसमें कौन कौन सी कोताहियाँ हो गई हमारे साथ, कि ताकि वो आइंदा के लिए वो कोताहियाँ ना हों। तो हम जो है अचीवमेंट की तरफ फिर जाते हैं, और जो फेलियर होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम, फिर हम रिकमेंडेशन देते हैं कि आइंदा के लिए हम ये काम करेंगे तो हमारा सिस्टम प्रॉपर चलेगा। अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो है हेल्थ को मेजर करते हैं। इंडिकेटर का क्या मतलब है? इंडिकेटर का मतलब पैमाने, इसको मैं उर्दू में बता रहा हूँ। इंडिकेटर का मतलब है पैमाने, यानी वो कौन कौन से मेजरमेंट्स है कि जिससे हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ स्टेटस का पता चल जाता है। वो हेल्थ स्टेटस इंडिविजुअल का भी हो सकता है और वो पॉपुलेशन का भी हो सकता है। तो कौन कौन से इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है? इट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द सिस्टम एंड फ्लैग एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ये है कि आपको इसकी वजह से हेल्थ स्टेटस का पता चल जाता है। जिस तरह मैंने बता दिया इन्फेंट मोर्टिलिटी एक इंडिकेटर है, अब उस इंडिकेटर से आपको पॉपुलेशन के हेल्थ का पता चल जाता है। अब दूसरा ये कि फ्लैग एरियाज़ का मतलब है कि कहाँ पे डिफिशियंसीज है उसका भी आपको, कहाँ पे गेप्स है उसका भी आपको पता चल जाता है। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज सिंपल काउंट प्रोपोर्शन रेट और रेशो, फिर हम उसको रेट रेशो प्रोपोर्शन इस सूरत में हम इंडिकेटर को एक्सप्रेस करते हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे इन्फेंट मोर्टिलिटी का अपना फार्मूला है, मैटरनल मोर्टिलिटी का अपना फार्मूला है, ये सब के अपने अपने फार्मूलेज हैं। तो इस इंडिकेटर्स को मैं दूसरे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ। और ये जो आपका सर्विलेंस है ये अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो मैं दूसरे जो आपका जो पार्ट है उसमें मैं इस इंडिकेटर को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब अभी इस टॉपिक को यहाँ तक देख ली, कोई मसला हुआ तो आप लोग बता सकते हैं हमें, कमेंट्स में भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नहीं पूछ सकते तो आप लोग यहाँ पे आके भी आप पे पूछ सकते हैं। तो एनी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।